सूरज की किरणों की रोशनी पड़ते ही दिव्या की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही वह धीरे से उठकर बैठ जाती है। खुद को बेड पर अकेला देखकर दिव्या खुद को देखती है। उसने इस वक्त आदित्य के सेट के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। सेट को देखते ही दिव्या को कल रात की सारी हसीन पल याद आ जाते हैं। दिव्या साइड में देखती है जहां नाश्ता पहले से ही रखा हुआ था। उसके साथ ही एक साड़ी रखी हुई थी जो डार्क रोज पिंक कलर की सिंपल सी थी। दिव्या बेड से उठकर साड़ी को लेकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर में वह रेडी होकर बाहर आती है। रोज पिंक कलर की साड़ी के साथ मैचिंग नेट की ब्लाउज उसने पहनी हुई थी। आज दिव्या की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। मांग में सिंदूर और गले पर मंगलसूत्र पहनकर दिव्या बेड पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। एक बाइट खाते ही दिव्या समझ जाती है यह नाश्ता आदित्य ने खुद बनाया है। नाश्ता करने के बाद दिव्या कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही दिव्या को गिटार की धुन सुनाई देती है। दिव्या इस धुन को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती थी। धुन का पीछा करते हुए दिव्या एक कमरे में पहुंच जाती है जहां आदित्य गिटार लिए चेयर पर बैठा हुआ था। दिव्या अंदर जाकर पूरे कमरे को देखने लगती है। सब तरफ देखने के बाद दिव्या आदित्य के पास चली जाती है। आदित्य दिव्या को पास आता देख धुन बजाना बंद कर दिया। दिव्या के पास आते ही आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है। दिव्या सीधा उसके गोद से बैठकर जाती है। आदित्य दिव्या के आगे गिटार लाकर बजाने लगता है। आदित्य की चिन दिव्या के कंधे पर टिकी हुई थी। आदित्य अब दिव्या के बहुत करीब आ चुका था जिससे दिव्या के पूरे शरीर में सिरहन सी होती है। आदित्य अचानक ही दिव्या के कंधे को चूमने लगता है। दिव्या के हाथ अपने आप आदित्य के गिटार बजाते हाथ पर चली जाती है। आदित्य गिटार बजाना छोड़कर दिव्या के कान पर धीरे से कहता है, वाइफी, आज मुझे भी तुम्हारी धुन सुननी है। मुझे पता है तुम भी गिटार बजाती हो। दिव्या मुड़ते हुए आदित्य को हैरानी से देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता? आदित्य दिव्या के हाथों को गिटार पर रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दिव्या मुस्कुराते हुए गिटार को पकड़ लेती है। आदित्य अपने दोनों हाथों को दिव्या के कमर के चारों ओर लपेटते हुए पेट पर रखता है। दिव्या आंखें बंद करके अपनी धुन को बजाने लगती है। आदित्य दिव्या की मदहोश करने वाली धुन से उसके गर्दन पर ऊँट चलाने लगता है। दिव्या कसकर गिटार को पकड़ लेती है। कुछ वक्त में दिव्या के हाथ गिटार बजाना रोक लेते हैं लेकिन आदित्य अब भी नहीं रुकता। वह दिव्या के गर्दन से होते हुए पूरी पीठ को चूमने लगता है। दिव्या की सांसें तेज होने लगती हैं। तभी अचानक आदित्य दिव्या को अपनी तरफ पलटकर होठों पर अपने होठों को रखकर चूमने लगता है। थोड़ी ही देर की इंटेंस और पैशनेटली किस के बाद आदित्य दिव्या के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। दिव्या शर्म से लाल हो चुकी थी। आदित्य को देखता देख दिव्या उसके सीने में छुप जाती है। आदित्य दिव्या से कहता है,
रिश्ते तो अब आगा बढ़ चुका है। शायद तुमने मेरे बारे में किसी न किसी से जान लिया होगा। मैं ऐसा क्यों हूँ? दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद दिव्या कहती है, हमें पता तो चल चुका है, लेकिन हमें आपके मुंह से सुनना है। आखिर आप ऐसा क्यों हैं? आदित्य दिव्या के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, बचपन से अकेलेपन के से अक्सर वही जीता है जिसके पास कोई परिवार नहीं होता। लेकिन मुझे तो मेरी किस्मत ने परिवार होने के बावजूद अकेले कर दिया। हल पर बस ख्याल यही होता कि आखिर किस्मत ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। कहते ही आदित्य की आंखों में एकदम से दर्द दिखने लगता है। दिव्या आदित्य के दर्दों को अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। आदित्य सामने की ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी मन करता था कि मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलूं, अपनी माँ के गोद में सिर रख कर सोऊं, गलती करने पर पापा की डांट सुनूं। लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे इस कदर अकेला कर दिया कि ना मैं किसी के साथ खेल सकता था और ना मैं किसी के गोद में सो सकता था और ना ही मुझे कोई बात कर सकते थे। अकेलेपन में हमेशा घिरा रहता था। कुछ वक्त बाद मेरी जिंदगी में गौरव दोस्त बनकर आया। उससे पहले ही मुझे अकेलेपन की आदत लग चुकी थी, पर फिर भी गौरव ने किसी तरह से मेरी जिंदगी में कदम रख लिया था। बीतते वक्त के साथ परिवार ने मुझे दूर कर दिया, कभी मुझे खुद के करीब आने नहीं दिया। मैं हमेशा बचपन से ही हॉस्टल में रहता था और मेरे साथ सिर्फ गौरव रहता था। मुझे परिवार के साथ रहना था, लेकिन उन्होंने मुझे यह मंजूरी नहीं दी, इसलिए मैंने भी कभी शिकायत भी नहीं की और खुद को भी परिवार से दूर करने लगा। एक पल ऐसा आया कि मेरे अकेले रहने की वजह से ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मैं अपने परिवार के करीब जाना चाहता था, लेकिन किस्मत कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी के भी करीब जाऊं। जब भी मैं किसी के करीब जाने की कोशिश करता, उसकी जान खतरे में पड़ जाती। तब मुझे एहसास हुआ कि किस्मत ने वो नॉर्मल ज़िंदगी तो दे दी, लेकिन सिर्फ अकेले जीने के लिए। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, उसके कुछ वक्त में ही मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं कभी चाहता तो नहीं था कि कभी तुम्हारे करीब जाऊं, लेकिन कभी खुद को रोक ही नहीं पाता। तुम्हारे आंसू दर्द मुझे बहुत ज़्यादा चुभते थे। अकेलेपन का दर्द क्या होता है यह मैं अच्छे से जानता था, इसलिए तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम्हारे करीब जाने लगा। दिव्या एकटक आदित्य को देखती रहती है, फिर कुछ सोचते हुए पूछती है, आपने तो ये नहीं बताया कि आपको ठीक करने वाली शुभ चिंतक कौन थी। आदित्य दिव्या को बोलने ही वाला होता है कि वह एकदम से रुक जाता है और दिव्या के चेहरे को देखने लगता है, जो उस लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है, एक लड़की थी, तुम्हें पता है, जब उसने मुझे छुआ तो मेरे शरीर में एक अलग ही तरह की बेचैनी होने लगी। दिव्या यह सुनकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो आदित्य आगे कहता है, उस लड़की की आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं।
फिर दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें भी खूबसूरत हैं। लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसमें बस डूब जाने का मन करे। दिव्या अब थोड़ा रिएक्ट करती है। आदित्य दिव्या के चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि दिव्या जेलस हो रही है, लेकिन आदित्य उसे इग्नोर करते हुए उसकी नाक को छूते हुए कहता है, तुम्हारी नाक भी ठीक ठाक ही है, लेकिन उस लड़की की नाक तुमसे भी बेहद खूबसूरत थी। उसके होंठों की तो बात ही मत करो। वैसे तुम्हारे होंठ भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन उस लड़की की होंठ तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत थे, जिसे एक बार चूमे तो चूमते ही रह जाए। कुल मिलाकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से उसने मुझे ठीक भी किया था। मैं तो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन बीच में तुम आ गए। दिव्या की जेलसी इतनी बढ़ गई कि वह गुस्से में तब्दील हो गई। आदित्य ने जितना कुछ भी कहा था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में कहा था। कोई भी नहीं कह सकता था कि आदित्य मजाक कर रहा है। दिव्या एक झटके से आदित्य की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य दिव्या को कंफ्यूज वाले चेहरे लिए देखने लगता है। दिव्या गुस्से से वहाँ से जाने लगती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। दिव्या बिना पलटे कहती है, अगर आपको इतनी पसंद है तो उसी के पास चले जाइए। आदित्य उठकर दिव्या के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, वही तो मैं नहीं कर सकता ना, तुम जो मेरी वाइफ बन गई हो। दिव्या आदित्य के साइड में चुपचाप निकलने लगती है, तो आदित्य दिव्या को पीछे से हक कर लेता है। उसके ऐसा करते ही आदित्य के हाथों पर दिव्या के आंसू गिर जाते हैं। आदित्य अपने हाथ को देखता है, फिर दिव्या को अपनी तरफ पलट कर देखता है। दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य दिव्या के आंसुओं को पोंछता है और फिर उनके चिन्ह को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी किस्मत, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा है और ना ही किसी को छुआ है। दिव्या नम आँखों से बस आदित्य की आंखों में छुपी हुई गहराई को देखने लगती है। आदित्य दिव्या को खींचकर अपने करीब कर लेता है और उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है, तुम जानना चाहती हो ना, वो लड़की कौन है? दिव्या की धड़कन अब एकदम से तेज होने लगती है। आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर दीवार के सामने ले जाता है। उसमें एक तस्वीर कपड़े से ढका हुआ था। आदित्य उस कपड़े को खींचकर हटा देता है। तस्वीर को देखते ही दिव्या हैरान हो जाती है। आदित्य दिव्या को पीछे से पकड़कर कहता है, वो लड़की तुम ही हो जिसने मेरे अकेलेपन की वजह ख़त्म कर दी। तुम्हें ये दिन तो याद होगा ना, 8 अक्टूबर, हमारी पहली मुलाकात। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरे गमों को ख़त्म करते चली गई। फिर दिव्या को अपनी तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वाइफी, अब मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना बोलते ही आदित्य दिव्या के गले लग जाता है। दिव्या भी टाइटली उसे पकड़ लेती है। कुछ ही देर बाद
दिव्या से आदित्य अलग होता है और उसे गोद में उठाकर नीचे की ओर जाने लगता है। दिव्या अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लेती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आप ना बहुत बुरे हैं, हमेशा ही मुझे रुलाते रहते हैं। आपकी वजह से मेरी आंखें सूज जाती हैं। आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है, फिर कहता है, कितनी रोंदू वाइफ मिली है, बस हर बात पर रोती ही रहती है। दिव्या घूर कर आदित्य को देखती है और आदित्य के गर्दन पर जोर से बाइट कर लेती है, लेकिन आदित्य को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आदित्य दिव्या को कार में बिठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। दोनों के बैठते ही कार ग्रीन पैलेस से निकल जाती है। दिव्या आदित्य के गर्दन पर देखती है, जिसमें उसके बाइट करने से खून निकल रहा था। यह देखकर दिव्या अपनी पल्लू से उसे पोंछने वाली होती है कि आदित्य दिव्या को रोक लेता है और अपना हाथ गर्दन पर फेरने लगता है तो उसकी उंगलियों पर खून आ जाता है। दिव्या अपना चेहरा मासूम सा बना लेती है। आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर दिव्या की तरफ बढ़ा देता है। दिव्या जल्दी से उसमें से कॉटन निकालकर खून को साफ करके दवाई को लगा देती है। उसके बाद आदित्य अपने लैपटॉप पर बिजी हो जाता है और वहीं पर दिव्या बाहर के नज़ारों को देखने में कुछ ही पलों में दोनों सिंघान या बिला पहुंच जाते हैं और फिर कार से उतरकर दोनों अंदर की ओर चले जाते हैं। रॉकी जल्दी से विला के दूसरी साइड की तरफ बढ़ जाता है, जहां सारे के सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट रहा करते थे। रॉकी झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलता है। यह कमरा छाया का था। अचानक दरवाज़ा खुलने से छाया दरवाजे की तरफ देखती है। वहीं रॉकी तो एकटक छाया को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, क्योंकि इस वक्त छाया सिर्फ एक टॉवेल में थी। छाया को जब यह एहसास होता है तो वह रॉकी को घूरते हुए कहती है, रॉक, ये क्या तरीका है किसी भी लड़की के कमरे में आने का। रॉकी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, छाया, ये क्या तरीका है कमरे में रहने का। अगर मेरी जगह कोई और आता तो। छाया अपने कपड़ों को उठाकर बाथरूम की तरफ जाते हुए लापरवाही से कहती है, आता तो क्या, जैसे तुमने मुझे देखा वैसे वो भी मुझे देखता। रॉकी की गुस्से से मुट्ठियां कस जाती हैं। कुछ ही देर में छाया रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है रॉकी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी पीठ छाया की तरफ थी। छाया उसके पीछे जाकर खड़ी होकर कहती है, क्या हुआ। रॉकी झटके से छाया की तरफ मुड़कर जोर से कंधे को पकड़ लेता है। छाया खुद को छुड़वाते की कोशिश करते हुए कहती है, रॉक, प्लीज लीव मी, इट्स हर्टिंग मी। रॉकी भी गुस्से से कहता है, और मैं जो हर्ट हुआ हूँ उसका क्या। इतना बोलते ही रॉकी झटके से उसे छोड़ देता है। छाया को जब याद आता है कि उसने अपनी बातों से रॉकी को हर्ट कर दिया है तो वह अपना सिर पीट लेती है और रॉकी के आगे खड़ी होकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, आई एम सॉरी रॉक। रॉकी छाया को नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल जाता है। रॉकी को जाता देखकर छाया खुद से ही कहती है, ये क्या कर दिया छाया तूने।
लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है अब। इसे मनाऊं तो मनाऊं कैसे? विला के अंदर जाते ही आदित्य तो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और दिव्या हाल पर सबसे मिलती है। ध्रुव और ज्येष्ठा भी सबके साथ बैठे हुए थे। अर्जुन दिव्या को देखकर आदित्य के पीछे चला जाता है। दिव्या सभी से बातें कर ही रही थी कि अनुज जो उसके बगल में ही बैठा था उसकी नज़र लव बाइट पर चली जाती है। दिव्या के पूरे गर्दन पर लव बाइट के निशान थे। अनुज दिव्या के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, भाभी लगता है आप मुझे जल्दी चाचू बनाने की खुशखबरी देने वाली हैं। दिव्या की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती है। वह अनुज को देखने लगती है तो अनुज दिव्या को अपने गर्दन पर इशारा करता है। दिव्या अपने गर्दन पर हाथ फेरती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह हड़बड़ा कर उठकर सीधे ऊपर की तरफ जाने लगती है। बस सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। वह अनुज मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दिव्या जल्दी से कमरे में घुसने वाली होती है कि उसे दरवाजे पर ही अर्जुन मिल जाता है जो अंदर से बाहर आ रहा था। दिव्या को देखते ही अर्जुन कहता है, दिव्या तुम बिल्कुल ठीक हो ना? दिव्या बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। अर्जुन कुछ देर तक दिव्या के चेहरे को देखता है, फिर उसकी भी नज़र लव बाइट के निशानों पर चली जाती है। लव बाइट को देखते हुए अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, दिव्या का रात आदि ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? दिव्या शर्म से पानी पानी हो जाती है। वह कमरे में घुसकर झटके से दरवाजे को बंद कर देती है। दिव्या की हरकत देखकर अर्जुन हंसने लगता है। दिव्या जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर बाल को हटाकर देखने लगती है तो उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती हैं। उसने तो सुबह इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। ज़्यादा वक्त होने की वजह से वह निशान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। आदित्य जो कि मीटिंग में बिजी था वह भी दिव्या को देखने लगता है। दिव्या आदित्य के पास बैठकर अपने लव बाइट को दिखाते हुए उससे कहती है, यह आपने क्या कर दिया? मीटिंग में जो लोग मौजूद थे सब हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगते हैं। वहीं दिव्या तो इस बात से अनजान थी कि आदित्य इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था।